उस कमरे में बैक्टीरिया अपने आप को बढ़ गए।
Good afternoon, all of you. Good afternoon, sir. हमने तुम लोगों की बात पहुंचा दी थी सर तक, आज वो तुम लोगों से बात करेंगे, ठीक है। Good afternoon, Rohi, Utkarsh and all that. काफी लोगों ने गुड आफ्टरनून किया। अभी बोर्ड नहीं शेयर हो रहा है, तो मैंने वही है, पता नहीं क्यों पहले तो हो जाता था, अब तो नहीं होता है।
तो अभी शेयर करवाते हैं। आज हम लोग थोड़ा इलिप्टिकल ऑर्बिट के बारे में पढ़ेंगे, फिर एसएचएम शुरू करेंगे। और सिंह सर आपसे आज बात करेंगे किसी समय, हमने उनसे बोल दिया था। तो जो जो आप लोगों का कष्ट है, जैसे कल भी आप लोगों की क्लास नहीं लगी है किसी की, तो आप लोग बोल सकते हैं उनसे। तो ये दिक्कत हो जाती, किसी दिन तो 4 क्लास लगा देंगे, किसी दिन एक भी नहीं लगाएंगे। हाँ, अब जैसे आज एक भी नहीं लगी थी, फिर हमने आगे 4 के लिए कहा, फिर सुबह शाम फिजिक्स की और लग गई 2, है ना। हाँ, वो अब वो सब ब्रेकफास्ट लंच डिनर के तौर पे लग गई क्लास। हाँ, ब्रेकफास्ट लंच और डिनर तीनों लग गई। तो ये सब आपने कष्ट आप बता दीजिएगा उन्हें, है ना। यस। हम्म। रूही को बहुत हंसी आ रही है। ब्रेकफास्ट लंच डिनर। आपके द्वारा डायल हेलो। अरे अंकिता, मेरा बोर्ड नहीं शेयर हो रहा है क्लास में। नहीं सर, से समझ नहीं आ रहा। कौन सा बैच है सर? SRB ऑनलाइन है और ज्योति का फोन नहीं उठ रहा है। सर फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं, अभी एक सेकंड। नो सर। सर मैं चेक कर रही हूँ, एक सेकंड। कल से क्या, आज से ठीक ठीक। आज क्या बात करी?
तुम लोगों को और किस, चलो जब तक बोर्ड नहीं शेयर होता है कुछ बातचीत करी जाए, तो तुम लोगों को ग्रेविटेशन में और किस तरह की क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आती है? सर वो सीरीज वाला नहीं रहता जिसमें जीपी का यूज करते A/1 - R। वो ग्रेविटेशन में होता है, जो फोर्स निकालना पड़ता है। ये सर पोटेंशियल की दी हुई रहती है कि इस डिस्टेंस जैसे पे किसी ओरिजिन पे रख दिया जाता है और डिफरेंट मास, सेम मास को पॉइंट को। डिफरेंट यस सर। पॉइंट पे अच्छा, ये रखा एक हो जाता गया, है। ठीक है, आज अभी इसको बता देंगे। और बताओ। जैसे हाइट पे जाने पर वेट का सर कंपैरिजन फोर्स और करना सर। पोटेंशियल दोनों का बता दीजिएगा, ये अच्छा, नहीं वो एपीजीपी बेटा वाला। वो सब आ जाएंगे तुम्हें, बस उसमें तुम्हें सीरीज का फॉर्मूला नहीं मालूम होगा। यस सर, हम्म, भूल जाते हैं बार बार। हम्म। और सर सर और एक ऊपर जाने पे हाइट पे जाने पे वेट का कंपैरिजन करा दीजिएगा। वो हम ऐसे ही बता दे रहे हैं। देखो वेट क्या होता है, mg होता है। यस। तो बेसिकली मास तो बदलेगा नहीं, हाइट पे जाओ नहीं। चाहे डेप्थ पे जाओ। तो बेसिकली ये जी का कंपैरिजन होता है। जैसे किसी पर्सन का अर्थ की सरफेस पे वेट 200 न्यूटन है, तो एच बराबर आर हाइट पर इसका वेट कितना होगा, ऐसा क्वेश्चन आएगा। हाँ। तो जो वेट होगा वो mg होगा। तो अर्थ की सरफेस वाला वेट हो जाएगा m इंटू सरफेस पर ग्रेविटी, और h हाइट पर वेट हो जाएगा m इंटू उस h हाइट पर ग्रेविटी। तो जब इन दोनों का आप रेशियो निकालेंगे तो डब्ल्यू एच अपॉन डब्ल्यू सरफेस इज इक्वल टू बेसिकली वो जी अपॉन जी सरफेस आता है, और उसी फॉर्मूले से आ जाएगा। सर एक और क्वेश्चन है। हाँ सारे बताओ। A man of 50 kg mass is standing in gravity free space at height 10 meter above the floor. हम्म He throws a stone of 0.5 kg mass downward with a speed of 2 meter per second. हम्म When the stone reaches the floor, the distance of the man above the floor will be. ये ग्रेविटेशन का नहीं है, ये सेंटर ऑफ मास का है। यस सर सर। यस सर, तो भी बता दीजिएगा सर ये। इसमें कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाओ, ठीक है। ठीक है सर। पर्सन का मास, वेट का मास, तो पहले तो दोनों 0 0 थे। फिर जैसे बंदूक से गोली निकलती है तो पर्सन ने वेट को नीचे फेंका, तो m1v1 हो गया। तो पर्सन खुद ऊपर चला जाएगा, m2v2। तो पर्सन का वेट निकाल लो, ठीक है। पर्सन की वेलोसिटी निकाल लो ऊपर की ओर। अब जितने समय में ये वेट नीचे जाएगा उतने समय में पर्सन ऊपर चला जाएगा। फिर आप उन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकाल सकते हो। ठीक है सर। हमने नोट कर लिया है, अभी बता देते हैं कि पता नहीं क्यों आज बोर्ड नहीं शेयर हो रहा है और ये लोग फोन भी नहीं उठा रहे हैं, तो इट इज वेस्टिंग द टाइम। होस्ट डिसेबल्ड पार्टिसिपेंट स्क्रीन शेयरिंग। चलो इसको फोटो खींच के भेजते हैं। सर एक और क्वेश्चन है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का भेजे हैं। हाँ बेटा देख रहे हैं, बोर्ड शेयर हो जाए। वो तुमने क्वेश्चन भेजा था। तुमने बेटा किस नंबर से भेजा था? सर मैंने नहीं भेजा अब तक, मैं पूछ रही हूँ कि क्या मैं भेजूं। हाँ भेज दो। यस सर। किसी और ने भी भेजा है बट मुझे मिल नहीं रहा है।
ये है सर, क्लास में ये क्वेश्चन बता दीजिएगा। सर वो बता दिया था आपने। अच्छा, अच्छा, ये अभी भेजा है तुमने, है ना? इन रेक्टेंगल ABCD। यस सर। ठीक है, इसको बताते हैं। सर इसमें एफ जी ई जी और एफ एच दोनों का तो लगभग अभी निकाल देते हैं, ठीक है। ये किसने भेजा था? फ्रॉम ए पॉइंट 80 मीटर अबव द ग्राउंड a particle is projected vertically upward with a velocity 29 meter per second. बता रहे हैं बेटा, तुम्हारा भी बता रहे हैं।
यस आ गया। ठीक है, चलो पहले जो भेजा है वही बता दें। ये क्वेश्चन मोमेंट ऑफ इनर्शिया का है। इन रेक्टेंगल ABCD, तो पहले एक रेक्टेंगल बनाया जाए। और इसके 4 पार्ट कर दिए गए हैं। FH, ABCD, नहीं B is here, C is here and D यहाँ है। एंड ये FH है, ये EG है, और साथ में कहा गया है BC is equal to 2AB। और किसके अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिनिमम होगा, और एक्सिस दी गई है BC, BD, HF और EG। देखो, इन क्वेश्चंस को करने का तरीका ये है कि आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फार्मूले याद होने चाहिए, और डेफिनेटली ये मिडिल पॉइंट है, तो पहले BC चूज करते हैं। तो ये BC है, तो BC के अबाउट जो, अच्छा BC इज इक्वल टू 2AB, तो अगर ये 2L है तो ये L है, और सपोज इसका मास M है, तो IBC कितना होगा, तो तुम्हें इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम होना चाहिए। 1/3 ml। L कितना लेंगे यही तो देखना है। इसके अबाउट कितना लेंगे, इसके अबाउट ml²/12। L की 2L, नहीं ये लेंगे ना, वो ये भी की जो बीच की वो है एल है ना सर। ये जैसे मान लो अगर रॉड है, हाँ तो इसे हमने क्या कहते हैं ए और डी के उस क्या कहते हैं इसे मतलब वो कर एक्सिस दिए, राड इसकी समझ है, लिए ना। इसके अबाउट लेना है, तो ये हाँ वाली लेंथ चूज करेंगे, यस यस, है ना। तो यही एल है। तो इसके अबाउट हो जाएगी, मेरे पास इसके अबाउट हो जाएगी ml²/12, और BC के अबाउट हो जाएगी ml²/3। 3। तो IBC हो जाएगा ml²/3। ठीक है बेटा, ये समझ में आया जिसने पूछा था, नहीं तो वो बताएं इसे भी। यस सर, BC के अबाउट ml²/3 और EG के अबाउट ml²/12। और अब BD के अबाउट निकालते हैं, चलो BD के अबाउट बाद में निकालेंगे, EG के अबाउट निकालते हैं। EG कहाँ है, ये EG के अबाउट हो जाएगा ml²/12। और अब HF के अबाउट निकालते हैं, इसके अबाउट, ये एक्सिस है, तो ये अब हो जाएगा E मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट HF इज इक्वल टू M इंटू 2L²/12। तो ये एक तरीके से ml²/3 ही आएगा। ठीक है ना, समझ में आया बेटा। जैसे आप इसके अबाउट निकाल, इसके अबाउट निकाल रहे थे तो ml² आया था, और जब इसके अबाउट निकाल रहे थे तो ml²/12 आया था। जब इसके अबाउट निकालेंगे तो ml²/2L का स्क्वायर/12 आएगा। अब तुम्हें BD की अबाउट निकालना है, तो देखो ये रेक्टेंगल है और ये एंगल 90 होगा,
और इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा ml पीडी square के by अबाउट 6 mh स्क्वायर बाई by 6 6. और h ये परपेंडिकुलर पड़ेगा, बोलो है ना, Yes sir. ये h। तो इस परपेंडिकुलर की लेंथ निकालने का तरीका है, पहले हम इस ट्रायंगल का एरिया ऐसे निकालेंगे, हाफ बेस 2l ये लिया इंटू हाइट l और बराबर हाफ। अब एक बार इसको ले लो, ये परपेंडिकुलर डाला है तो ये कितनी हो जाएगी लंबाई BD, ये हो जाएगी L√5, 2l का होल स्क्वायर प्लस l स्क्वायर अंडर रूट, तो बेस हो गया L√5 और इंटू हाइट हो गई h। तो एक l से एक l कट गया और एक 2 से ये 2 कट गया, तो मेरे पास ये आ जाएगा m/6 और h की जगह रख देंगे 12/√5, तो 12/√5 का स्क्वायर हो जाएगा 4l स्क्वायर अपॉन 5। तो अब इसको काट लीजिए, यहाँ 2 आ जाएगा, तो ml स्क्वायर इंटू ऊपर बचेगा 2 और नीचे आएगा 15। अब आप देख लीजिए सबसे कम किसके अबाउट है, बताइए। अब तो सारी हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लिया, तो ये जो ml स्क्वायर बाई 12 है ये कम है मेरे पास ml स्क्वायर बाई 3 से, और इन दोनों में कौन कम है, तो देखो एक में कॉफिशिएंट 1/12 है, दूसरे में 2/15 है, तो आप इसको 5 से गुणा कर दीजिए ऊपर नीचे, इसको भी 5 से गुणा कर दीजिए, इसको 4 से कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 5/60 और ये हो जाएगा 8/60, तो ये ज्यादा है और ये वाला कम है, तो इसी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे कम हो जाएगा, है ना। सर Yes सर ये sir. पीसी के अलोंग है, उसको भी ये एचएफ की तरह ही निकाले है ना। हाँ। सर हम्म, सर ये जो एच निकाला है आपने वो फिर से बता दीजिए, समझ नहीं आया। ये रेक्टेंगल, ये समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल, ये वाली लेंथ 2l है और ये वाली लेंथ l है, तो एक बार तो हमने एरिया ऐसे निकाल लिया, एक को बेस मान लिया, एक को हाइट मान लिया, बहुत पुराना फॉर्मूला है, जानती ही होगी। यस सर। और दूसरी बार हमने क्या किया, यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दिया, तो बेस इसको मान लिया, हाइट इसको मान ली, तो हाफ इंटू हाइट एस तो हमें निकालना ही है, और ये Yes, मैंने sir. फायदा ले लिया पाइथागोरस से निकाल दिया L√5, क्योंकि दोनों सेम ट्रायंगल के एरिया हैं इसलिए बराबर होंगे। यस सर। ओके सर, थैंक यू। अच्छा, और अभी तुम लोगों ने 2 तो मैंने ओरल बता दिए, तो एक क्वेश्चन और पूछा था ना तुम लोगों ने, ग्रेविटी वाला, एक वेट वाला पूछा था, एक और पूछा था कोई। सर भेजे क्या, इनफाइनाइट नंबर ऑफ बॉडीज ईच अच्छा ऑफ ठीक, मास। याद आ गया मेरे को, चला गया था। देखो ये हमारे पास एक्स एक्सिस है और ये ओरिजिन है, अब वो क्या करते हैं, तरह तरह से बनाते हैं, जैसे उन्होंने कहा कि x बराबर 1 पे m रख दिया, x बराबर 2 पर भी m रख दिया, x बराबर 3 पर भी m रख दिया, सब पे m मास रख दिए और रखते चले गए, तो इस जगह ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बताइए। तो पहला तो काम होगा कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल सबकी वजह से निकालोगे, तो जो x बराबर 1 पे पार्टिकल है उसकी डिस्टेंस इससे 1 होगी, -gm/1 प्लस -gm/2
2 प्लस माइनस GM/3 और माइनस GM/4। तो यही आप पूछ रही हैं ना? क्वेश्चन आपका यही था? Yes, sir. The resulting gravitation potential at तो ये origin. मेरे पास आ गया है माइनस GM, कॉमन ले लीजिए। तो 1 + 1/2 + 1/3 + 1/4 इस तरह की ये सीरीज बन गई। तो ये वाली सीरीज का सम निकालना आपको नहीं आता होगा, है ना? ये आपने कहीं देखा है तो किसी IIT वाली बुकलेट से या उसी के पेपर से देख लिया होगा, है ना? No, sir. Previous year question में NEET 2013 में आए हुए question. बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं होगा। क्या यही सीरीज बन रही थी? Infinite bodies, each of mass 2 kg, are situated from 1 to 4, 8. No, sir. अच्छा, 1 1 2 4 8 पर थे, है ना? हाँ, yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो ठीक है। तो 1 पे था, 2 पर था, लेकिन ये 3 पे नहीं था, ये 4 पे था, Yes, है ना? फिर उसके yes. बाद 8 पर था, 8 पे था. Yes, sir. उसके बाद 16 पर होगा, हाँ, उसके डॉट डॉट डॉट. डॉट डॉट डॉट। तो अब देखो ये क्या है ना, ये जीपी है। जीपी आप जानती हो, जैसे कोई नंबर ए है, इसको मैं आर से मल्टीप्लाई करता चलूं तो ये नंबर बनेंगे AR AR², तो किन्हीं भी दो सक्सेसिव टर्म का रेशियो सेम आएगा। सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म भी आर है, थर्ड अपॉन सेकेंड भी आर है, थर्ड अपॉन फोर्थ अपॉन थर्ड भी आर है। तो ये इनफाइनाइट जीपी होती है, ये जीपी बना। अब इसका अगर हमें सम निकालना है तो इसके लिए सम का फॉर्मूला चाहिए। तो देखो सम का फॉर्मूला होता है, अगर n टर्म्स हैं तो पहला टर्म r⁻n-1 अपॉन r-1, ये n टर्म्स है, n टर्म का सम आ जाएगा। अगर इनफाइनाइट टर्म के सम निकालना हो तो ये खाली a/1 - r होता है। तो यहां पे इसको जरा ध्यान से देखो, हर नंबर को हाफ से मल्टीप्लाई किया गया है, तो इसका सम r = 1/2 होगा। 1/2. तो माइनस GM, पहला टर्म 1 और लास्ट नीचे आ जाएगा 1 - 1/2, तो -2 GM ये आंसर है ये। ठीक है, सर आर क्या है यहाँ पे? कॉमन रेशियो? कॉमन रेशियो है। इसको निकालने का तरीका है, कोई भी दो टर्म ले लो, जैसे पहला दूसरा ले लो, तो हाफ 1/2/1, तो ये 1/2 हुआ। अब देखो तीसरा और दूसरे का रेशियो लो, 1/4/1/2, ये भी 1/2 है। इसी तरीके से तुम चौथे और तीसरे का रेशियो लोगे तो भी हाफ आएगा। तो ये जीपी इसीलिए कहते हैं, कॉमन रेशियो इसको इसीलिए कहते हैं कि रेशियो सबका कॉमन है। तो बस ये रेशियो पता करना चाहिए, ए पता चलना चाहिए। अब मान लो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, सॉरी ग्रेविटेशनल फील्ड निकालनी है। तो ये 1 पे m रखा, फिर 2 पर m रखा, फिर 4 पर m रखा, फिर उसके बाद 8 पर m रखा। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी Gm/1² प्लस Gm/2² प्लस Gm/4² एंड सो ऑन। तो Gm कॉमन ले लिया, तो 1 + 1/4 + 1/16। और अगर अब देखोगी तो इसका कॉमन रेशियो तुम्हारे पास 1/4। 1/4. हाँ, तो इसका सम हो जाएगा Gm/ फर्स्ट टर्म अपॉन 1 - 1/4, तो ये आ जाएगा 4 Gm/3। तो इसमें कोई कठिन बात नहीं थी, बस ये फॉर्मूला आपको नहीं मालूम था। अगर ये जेपी हो, A + AR + AR² टाइप की,
तो इसके n टर्म का सम होता है a r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, और इनफाइनाइट टर्म का सम होता है a अपॉन 1 माइनस r, वेयर r मॉड r लेस देन 1 होना चाहिए। यहाँ ये भी बात है कि इसका कॉमन रेशियो छोटा था 1 से, 1/4 था, तब इनफाइनाइट टर्म का सम निकल भी आया। अगर मान लीजिए जीपी हम ऐसे बनाते 1 + 2 + 4 + 8, तो इसका कॉमन रेशियो 2 है, तो इसके इनफाइनाइट टर्म का सम भी इनफाइनाइट ही होता, कोई फाइनाइट नंबर नहीं होता। एन टर्म के सम में कोई फर्क नहीं आता। ठीक है, तो और कोई क्वेश्चन पूछना है कि आगे बढ़े हम लोग? बढ़ते हैं आगे। ठीक है, क्या पूछना हो तो बताओ। तो कल हम लोग वो कर रहे थे, केपलर्स लॉ और इलिप्टिकल ऑर्बिट। तो ये देखो, ये हमने एक इलिप्स बनाया है, और अब तुम लोगों को मालूम है कि ये इसका मेजर डायमीटर है और ये इसका माइनर डायमीटर है। कहां से कहां तक है, ये पूरा नहीं है, यहीं तक है। नेमिंग कर देते हैं। कहीं पे 2 फोकस भी होंगे, तो ये 2 फोकस होते हैं। ये मान लीजिए S1 पहला फोकस है, ये S2 दूसरा फोकस है, और इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि अगर पार्टिकल कहीं पर भी है तो डिस्टेंस फ्रॉम ये P है, तो S2P + S1P इक्वल टू 2a होता है, इक्वल टू मेजर डायमीटर। ये मेजर डायमीटर है, ये मान लीजिए A है, ये B है, इसी को 2a कहते हैं। ये फोकस का मिडिल पॉइंट है, और ये CD है। तो माइनर डायमीटर मेजर डायमीटर इक्वल टू 2a, और माइनर डायमीटर इज इक्वल टू 2b। और इन दोनों के बीच में एक रिलेशन होता है, B² इक्वल टू A² 1 - E²। ये मिडिल पॉइंट है, इसको सेंटर भी कह सकते हैं O। अब देखो, इसमें कुछ और भी चीजें हैं, जैसे कि इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। 1 मिनट बेटा, जरा हम पानी ले आए अपने लिए 1 गिलास। 1 मिनट।
तो देखो, जब पार्टिकल किसी सन के चारों तरफ या अर्थ के चारों तरफ कोई चलता है, तो इसके एक फोकस पर सन या अर्थ होता है यहाँ पे। तो जब यहां पर पार्टिकल होता है बी पर, तो इसकी डिस्टेंस सन से मिनिमम होती है, और ये मिनिमम डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं पेरीहेलियन। पेरीहेलियन मिनिमम डिस्टेंस। और जब यहां पर रहेगा तो इसकी डिस्टेंस सन से मैक्सिमम है, तो इसको कहते हैं एपहीलियन। जब ये सन रहता है, प्लैनेट घूमता है, तो पेरीहीलियन और एपहीलियन कहते हैं। और अगर ये अर्थ है, इसके चारों तरफ कोई सैटेलाइट इलिप्टिकल घूमता है, तो इसको पेरिजी और एपोजी कहते हैं। और ये जो डिस्टेंस है आर मिनिमम है, तो आर मिनिमम इज इक्वल टू S1b, और आर मैक्सिमम इज इक्वल टू S1a है। अब दूसरी चीज आपको बताएं कि ये जो फोसाई है, फोकस, ये मैथ्स का एलिप्स है, और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन तुम लोग हमसे पूछोगे, मतलब कोई भी पढ़ाएगा उससे पूछोगे, जिसमें ये एलिप्स की प्रॉपर्टी लगती है। तो यहां पर इसको सेंटर कहते हैं और इसका कोऑर्डिनेट 0 0 मान लेते हैं। तो अगर ये मेजर डायमीटर ए है, तो फोकस के कोऑर्डिनेट होते हैं AE0, और दूसरे वाले फोकस के -AE0। मतलब ये वाली डिस्टेंस बराबर है, यहां से यहां तक AA है। तो अब अगर हम आर मिनिमम निकालने की कोशिश करें, तो आर मिनिमम कितना हो जाएगा? देखिए, ये आर है, ये टोटल डिस्टेंस ए है, OB और -OS1, तो A माइनस AE, तो ये A1 -E होता है। अगर ये मैक्सिमम डिस्टेंस निकालें तो ये हो जाएगी AO प्लस OS1, यानी A प्लस AE, यानी A1 प्लस E। तो इस तरीके से मैक्सिमम डिस्टेंस और मिनिमम डिस्टेंस का रेशियो हमारे पास A1 प्लस E और A1 माइनस E, यानी 1 प्लस E अपॉन 1 माइनस E होता है। तो एक तो कभी कभी ये डिस्टेंस पूछ देते हैं, एक दो बार पहले एक्सेंट्रिसिटी दे करके, ए दे करके ये पूछा गया था। सेकंड नंबर पे इसको हम लोग थोड़ा आगे चलते हैं। वो क्वेश्चन जो आप लोगों की गाइड में है, मैं डायरेक्ट ले रहा हूं।
पहले की तरीके से ये दो फोकस मान लिए, यहां पर मैंने सन को रख दिया। तो जब पार्टिकल यहां पर है तो आप एक चीज जानते हैं कि पार्टिकल कहीं पर भी हो, जैसे पार्टिकल यहां पर है तो इसकी डिस्टेंस सन से ये है, ये डिस्टेंस है r, ये रेडियस वेक्टर है r, और यहाँ पे इसकी कुछ वेलोसिटी होगी, टेंजेंशियल होगी, कुछ ऐसे बनाना चाहिए, ये भी है, इसको ऐसे आगे बढ़ा दिया, ये एंगल थीटा है। और चूंकि ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा सन से पास होता है, तो कल भी मैंने बताया था कि इफ पार्टिकल is in elliptical motion, gravitational force में, you can apply conservation of energy, नंबर 2 conservation of angular momentum, about sun। तो देखो यहां से अगर एंगुलर मोमेंटम लिखें तो सपोज प्लेनेट इज एट P, तो एट P mvr sin थीटा इज इक्वल टू कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट को हम L कह देते हैं, mvr sin थीटा इक्वल टू L। तो अब मान लीजिए पार्टिकल यहां पर है, तो देखिए ये वेलोसिटी है, ये एंगल थीटा है। तो जब पार्टिकल पास में है तो थीटा भी ज्यादा था, जब दूर है तो थीटा कम है। तो यहां पर लेकिन इनका प्रोडक्ट जो है वो कांस्टेंट होता है। तो अगर हम इसको अप्लाई करें तो यहाँ वेलोसिटी का क्या होगा? तो ये जो वेलोसिटी है ना, ये कम होती चली जाएगी, जितनी ज्यादा डिस्टेंस होगी ये थीटा भी ज्यादा होता चला जाएगा। ठीक है, तो अगर पार्टिकल सन के पास में है तो वेलोसिटी कम होगी, ज्यादा होगी, और दूर है तो ये ज्यादा होगी, जो कम होगी। तो जब पार्टिकल यहां पर होगा तो इसकी वेलोसिटी ये होगी, ये मिनिमम वेलोसिटी होगी, मैक्सिमम वेलोसिटी होगी, और यहां पर होगा तो ये मिनिमम वेलोसिटी होगी। Because this distance is minimum, the velocity is maximum, and this distance is maximum, the velocity is minimum. तो अगर इन दोनों पे हम कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगाएं तो ये रेडियस वेक्टर है, यहाँ तो एंगल 90 है और ये भी एंगल 90 है। तो mv max into r minimum sin 90 is equal to mv minimum
इंटू आर मैक्स इंटू साइन 90। तो इसका मतलब है मैक्सिमम वेलोसिटी और मिनिमम वेलोसिटी का रेशियो भी मैक्सिमम डिस्टेंस और मिनिमम डिस्टेंस के रेशियो के बराबर होगा, और ये हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 1 + e/1 - e। जब डिस्टेंस मैक्सिमम होगी तो वेलोसिटी मिनिमम होगी, जब डिस्टेंस मिनिमम होगी तो वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, और मैक्सिमम वेलोसिटी और मिनिमम वेलोसिटी का रेशियो मैक्सिमम डिस्टेंस और मिनिमम डिस्टेंस के रेशियो के बराबर होगा। एक तो ये क्वेश्चन बच्चे बहुत पूछते हैं, गाइडों में दिया रहता है तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा के ये निकालते हैं। और दूसरा फंडा ये है कि पार्टिकल जैसे जैसे सन से दूर जाता है वैसे वैसे हमारे पास आर भी बढ़ता है, थीटा भी बढ़ता है, तो वेलोसिटी की वैल्यू कम होती जाती है। दूसरा क्वेश्चन इसमें बच्चे कौन पूछते हैं, देखिए एक क्वेश्चन और बनाते हैं। इलिप्स मुझे दोबारा बनाना पड़ रहा है बार बार। मेजर डायमीटर, माइनर डायमीटर, और ये एक और क्वेश्चन बच्चे पूछते हैं, यहाँ पे सन है एंड सपोज प्लेनेट इज हियर, ये पी है, सन के ठीक ऊपर परपेंडिकुलर लाइन पे, दिस एंगल इज 90। तो कहते हैं कि बताइए कि जब प्लेनेट जस्ट सन के ऊपर है और ये इनको मिलाने वाली लाइन मेजर डायमीटर के परपेंडिकुलर है, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, SP इज व्हाट। तो यहाँ पे एक दूसरा और बना लीजिए फोकस, इसको S' मान लीजिए, और मेजर डायमीटर 2 है। तो यहाँ पर देखिए पहला काम तो ये है कि अगर हम इसको भी मिला दें तो पहली बात S' P + SP = 2a होगा। ये इलिप्स की प्रॉपर्टी है, पार्टिकल इलिप्स पर कहीं पर भी होगा, सन से उसकी डिस्टेंसेस, दोनों फोकस से उसकी डिस्टेंसेस का सम मेजर डायमीटर के बराबर होगा। अब इसमें हम पाइथागोरस की थ्योरम लगा सकते हैं, S' इसका स्क्वायर SP का स्क्वायर इक्वल टू SP का स्क्वायर और प्लस S' का स्क्वायर। ये पाइथागोरस लगा दिया, इस डिस्टेंस को हमने x मान लिया, तो ये डिस्टेंस 2a - x हो गई, क्योंकि S' P + SP = 2a। तो S' की जगह मैंने रख दिया 2a - x का होल स्क्वायर इक्वल टू ये x², और ये वाली डिस्टेंस मैंने बताया था कि अगर ये 0 है तो ये -ae है और ये +ae है, तो ये डिस्टेंस 2ae हो गई, तो 2ae का होल स्क्वायर। अब इसको आप ओपन कर लीजिए, 2a का होल स्क्वायर + x² -2a × x इक्वल टू x² + 2ae का होल स्क्वायर। तो देखिए x² से x² कट गया, तो 2a का होल स्क्वायर
2AE का होल स्क्वायर बराबर 4AX। तो बहुत अच्छी बात है, ये 4A स्क्वायर है और ये 4A स्क्वायर E स्क्वायर है बराबर 4AX है। तो देखिए इसमें से 4A तो कैंसिल हो जाएगा, 4 कैंसिल हो जाएगा, और इसमें ये A स्क्वायर है तो ये A स्क्वायर 1 माइनस E स्क्वायर आ गया बराबर AX आ गया। तो X बराबर देखिए A 1 माइनस E 1 प्लस E अपॉन A। अब देखिए इसको हम अरेंज करते हैं, ये सर नीचे ए स्क्वायर होगा, ऊपर ए स्क्वायर होगा। कहाँ, हाँ A ये है A स्क्वायर होगा, ठीक है। तो इसको ऐसे कर दो, ठीक है ना। तो अब मेरे पास क्या हुआ, ये देखो ये A1 माइनस E क्या है, ये मिनिमम डिस्टेंस है, और A1 प्लस E क्या निकली थी, मैक्सिमम डिस्टेंस निकली थी, R मैक्सिमम इंटू R मिनिमम। नीचे A है तो ये रिजल्ट भी सही है, लेकिन इसको अभी और अरेंज कर देते हैं, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो नीचे 2A हो जाएगा। अब R मैक्सिमम और R मिनिमम का सम 2A के बराबर होता है, तो 2R मैक्सिमम 2R मिनिमम अपॉन 2A की जगह लिख दिया R मैक्सिमम प्लस R मिनिमम। ये काफी ज्यादा बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं और मोस्ट प्रोबेबली तुम लोगों का भी ये डाउट होगा। ये इलिप्टिकल ऑर्बिट के प्रॉपर्टीज के क्वेश्चन थे जो नॉर्मली बायो के स्टूडेंट नहीं निकाल पाते हैं, और मुझे ये समझ में नहीं आता है कि गाइड्स में और एग्जाम में, या एग्जाम में भी ये पूछे जाते हैं। तो इसके 2 तरीके हैं, मेरा तो फर्ज है कि मुझे समझा के कराना होता है, तो मैंने बता दिया है। अब तुम लोगों को इतनी मैथ्स अगर नहीं सीखनी है तो यू कैन लर्न रिजल्ट आल्सो। यहाँ एक चीज और भी बता दें, इलिप्स का इक्वेशन भी इस कोऑर्डिनेट O के रेस्पेक्ट में x स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। इलिप्स का इक्वेशन भी यहीं से निकाला जाता है। सर y क्या है यहाँ पे? हैं? y क्या है यहाँ पे? कोऑर्डिनेट है बेटा, इसको ओरिजिन मान लो, इसको ओरिजिन मान लो ऐसे, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। तो अगर सेंटर को ओरिजिन मान लो और मेजर डायमीटर और माइनर डायमीटर को x और y एक्सिस मान लो, तो ये कोई भी जनरल पॉइंट P के कोऑर्डिनेट जो x y होंगे वो इस रिलेशन से सेटिस्फाइड होते हैं। जैसे सर्किल का इक्वेशन होता है ना, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो इसके कोऑर्डिनेट x y अगर मानोगे तो होता है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। तो उसी तरीके से इलिप्स का इक्वेशन आता है x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट a0 होते हैं, इसके कोऑर्डिनेट माइनस a0 होते हैं, इसके 0 भी होते हैं, इसके 0 और माइनस भी होते हैं। अब एक तीसरी चीज देखो जो पिछली बार आई थी, तीसरी चीज क्या थी भाई? तीसरी चीज ये थी कि ये एक इलिप्स है, और इलिप्स बनाने के लिए मुझे वही सब करना पड़ता है। ये मेजर डायमीटर, ये माइनर डायमीटर,
और सपोज कर लीजिए कि कहीं पर भी मान लीजिए, चलो इस बार यहाँ पे हम मान लेते हैं अर्थ एस है, तो सपोज करिए कि ये पार्टिकल कहीं पर है, किसी जगह पर है, किसी जगह मान लीजिए पार्टिकल यहाँ मान लीजिए पी पर है, इसको मैंने मिला दिया। ऐसे मिला दिया, और उसके बाद पार्टिकल थोड़ा सा टर्न कर गया, मान लीजिए यहां पर आ गया, पी से पी डैश पर आ गया। ये इस एंगल को हम कह देते हैं डेल्टा थीटा। ठीक है, तो इस स्मॉल एरिया को हम निकालने की कोशिश करते हैं। यहां से यहां तक आने का टाइम हम मान लेते हैं, लेट टाइम टेकन बाय प्लैनेट डेल्टा टी। कहां से कहां तक? पी से पी डैश तक जाने में। तो ये अप्रोक्सीमेशन लगा दो, इसको ये आप ये एरिया को ट्रायंगल मान लो, एंड दिस इज वेरी स्मॉल, तो ये स्ट्रेट लाइन मानेगी। ये डिस्टेंस आप आर मान लीजिए, तो ये एरिया जो डेल्टा ए है, दिस इज 1/2 आर और इंटू आर डेल्टा थीटा। ये अप्रोक्सीमेटेड एरिया माना जा सकता है। तो डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। तो अगर हम इसको डेल्टा टी को बहुत छोटा माने, तो डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी। तो ये जो डी ए बाई डी टी है, इसको हम कहेंगे एरियल वेलोसिटी, क्योंकि dt टाइम में इतना एरिया स्वीप आउट हुआ है। दैट इज इक्वल टू हाफ आर स्क्वायर ओमेगा। ओमेगा इज, अब बस यहाँ पे फिजिक्स आ जाएगी। प्रभांशु पांडे, आपका बिल्कुल सही विचार है, प्लस की जगह माइनस कर देंगे तो हाइपरबोला बन जाता है, बट वी आर नॉट स्टडिंग हाइपरबोला। अब देखो यहाँ पर क्या करो, ये जो एरियल वेलोसिटी है, इसमें एक काम करो, m से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो,
तो एम आर स्क्वायर ओमेगा क्या है? अगर पार्टिकल की डिस्टेंस यहां से आर है प्लेनेट की, तो एम आर स्क्वायर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है और ओमेगा इसकी यहाँ की एंगुलर स्पीड है। तो दिस इज L/2m। तो जो एरियल वेलोसिटी होती है dA/dt, एरिया स्वीप्स आउट पर यूनिट टाइम, दैट इज इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम अपॉन ट्वाइस द मास। और एंगुलर मोमेंटम तो कांस्टेंट रहता है, इसलिए एरियल वेलोसिटी भी कांस्टेंट रहती है, जो केपलर्स का सेकंड रूल है। और एक बार शायद एंगुलर मोमेंटम और मास दे के ये एरियल वेलोसिटी निकाली भी जा सकती है। तो इसके बड़े एप्लीकेशन है कि अगर मान लीजिए कि एक तो ये फॉर्मूला ही है, ये याद नहीं रहता है जल्दी, पिछले साल 1-2 साल के नीट में पूछा भी गया है। और दूसरा ऐसा रहता है कि ये मान लीजिए एलिप्स है और मान लीजिए ये सन है, और प्लेनेट यहां से यहां जाता है किसी टाइम इंटरवल में, और यहां से यहां जाता है उसी टाइम इंटरवल में। सपोज P से P' आने का टाइम भी डेल्टा T है और Q से Q' आने का टाइम भी डेल्टा T है, तो ये दोनों एरिया भी बराबर होंगे। अगर ये वाला टाइम दुगना है ये इस टाइम का, तो ये वाला एरिया भी इसका डबल होगा। और इस पर बहुत क्वेश्चंस आए हैं। नॉर्मली बड़े सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, 2 सेगमेंट दे देते हैं, तो या तो एरिया का रेशियो दे देते हैं या टाइम का रेशियो दे देते हैं, और एरिया का रेशियो दे देते हैं तो टाइम का रेशियो पूछ लेते हैं, टाइम का रेशियो दे देते हैं तो एरिया का रेशियो पूछ लेते हैं। तो ये तुम्हारे पास ग्रेविटेशन का चैप्टर था, और कुछ और अच्छे क्वेश्चंस हम तुम लोगों को कल की क्लास में करा देंगे। और आज तुम लोगों ने जो पूछना था पूछ ही लिया, इतना बेसिक है। अब इलिप्टिकल ऑर्बिट, एंगुलर प्रोजेक्शन और कुछ इलिप्स के प्रॉपर्टी के सवाल हम अपने मन से करा देंगे, 2000 टफ। और अब हम लोग अगला चैप्टर शुरू करने जा रहा हूं मैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो इसके पहले कि मैं वो शुरू करूं, तुम लोगों को अगर कुछ इसमें और पूछना हो कि सर ये बता दीजिए, तो मैं बता दूं। क्योंकि जितने तरह के क्वेश्चंस आते थे वो सब मैंने ऑलमोस्ट कवर कर दिए हैं। तो मैं अगला चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूं, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। चैप्टर है ये हमारा ऑसिलेशंस या वाइब्रेशंस। तो ऑसिलेशन या वाइब्रेशन में पहला टर्म होता है पीरियोडिक मोशन। तो पीरियोडिक मोशन हम सब लोग जानते हैं कि when a particle repeats, when a particle हाँ हेलो,
हाँ हाँ, तो आप आइए। ठीक ठीक। When a particle repeats its motion after regular interval of time, its motion is said to be periodic motion. और the minimum value of regular interval is the time period. अब मैं यहाँ पर कुछ चीजें तुम लोगों को एक्सप्लेन कर दूं जल्दी से। मैंने रिपीट्स इट्स मोशन लिखा है। ज्यादातर लोग पढ़ाते समय कह देते हैं व्हेन ए पार्टिकल रिपीट्स इट्स पाथ, तो बट ओनली पाथ का रिपीटिशन जरूरी नहीं है। मोशन जब होता है तो उसमें तीन चीजें होती हैं। नंबर 1 पोजीशन, नंबर 2 डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, और नंबर 3 पे एक्सेलरेशन। तो रिपीटिशन तीनों चीजों का होना चाहिए। किसी एक का रिपीटिशन हो लेकिन दूसरे का ना हो। आप चाह रहे हैं किसी पाथ पे किसी पॉइंट पर हैं, हर समय के बाद एक पॉइंट पर आप पहुंच रहे हैं, लेकिन वेलोसिटीज आपकी डिफरेंट डिफरेंट है, तो वो फिर पीरियडिक मोशन नहीं माना जाएगा। रिपीटिशन मुझे तीनों चीजों का चाहिए, पोजीशन का भी चाहिए, वेलोसिटी का भी चाहिए, और एक्सेलरेशन का भी चाहिए। नंबर 2 जो मैंने लिखा है मिनिमम वैल्यू ऑफ रेगुलर इंटरवल, वो थोड़ी समझने की बात है। जैसे मान लीजिए कोई पार्टिकल यूसीएम कर रहा है, तो यूसीएम को जनरली हम लोग यूसीएम को पीरियोडिक मोशन माना जाता है, क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है, तो ये हर पॉइंट पर ये एक रेगुलर इंटरवल के पार्ट टाइम देगा। मान लो इसको एक चक्कर लगाने का समय t बराबर 2 सेकेंड, यहां पर मैंने इसको ऑब्जर्व किया, तो 2 सेकेंड के बाद तो ये होगा, हर 4 सेकेंड के बाद भी ये होगा, हर 6 सेकेंड के बाद भी ये होगा, है ना। तो जो इसमें से सबसे मिनिमम वैल्यू होगी 2 सेकेंड, वो टाइम पीरियड होता है। मतलब किसी भी पाथ से चले और जब पहली बार ये आ जाता है तो वही टाइम पीरियड होता है। इस पीरियडिक मोशन के साथ एक थ्योरम जुड़ी हुई है और वो आप लोगों के काम में आएगी। क्वेश्चन करने यहीं से शुरू हो जाएंगे। द एवरी पीरियडिक मोशन can be expressed by sine and cosine terms. Only.
क्या मतलब हुआ इसका? आप लोगों के पास एनसीईआरटी का ही पहला क्वेश्चन है, पार्टिकल मूव कर रहा है और इसका इक्वेशन है 4e⁻t−1। तो क्या ये पीरियोडिक मोशन है, या x बराबर दे दिया है t माइनस साइन ओमेगा टी, क्या ये पीरियोडिक मोशन है? तो इक्वेशंस आ जाते हैं जिसमें मुझे पता करना पड़ता है कि ये पीरियोडिक मोशन है या नहीं है। तो हमेशा याद रखिए कि अगर कोई पीरियोडिक मोशन है तो उसके इक्वेशन में सिर्फ साइन के और कोसाइन के टर्म आएंगे, साइन और कॉस के। ये पीरियोडिक मोशन नहीं माना जाएगा क्योंकि इसमें ये एक्सपोनेंशियल टर्म है, ये अपने आप को कभी रिपीट नहीं करेगा। टाइम बढ़ाओगे एक्स बढ़ता ही जाएगा। और ये भी पीरियोडिक मोशन नहीं है क्योंकि यहाँ पे टी आ गया है, ये साइन वाला टर्म नहीं है। एक्स बराबर साइन 2t प्लस कॉस 3t, यस ये पीरियोडिक मोशन है क्योंकि इसके दोनों टर्म, एक साइन का है एक कॉस का है। x इज इक्वल टू tan t, ये पीरियोडिक नहीं है, साइन और कॉस होना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री नहीं कही गई थी। x इज इक्वल टू साइन 2t प्लस साइन 3t, हाँ ये पीरियोडिक मोशन है, दोनों साइन और कॉस के टर्म में। x इज इक्वल टू 4 प्लस साइन 3t माइनस कॉस टी। तो यहां पर भी एक एक्स्ट्रा टर्म आ गया है, बट दिस इज ए कांस्टेंट। तो कांस्टेंट का फर्क नहीं पड़ता है, टी वाले अगर टर्म हो तो वो सिर्फ साइन और कॉस वाले हो, खाली 4 से फर्क नहीं पड़ता है। तो ये भी पीरियोडिक मोशन है। तो ये जो मैंने आपको रिजल्ट बताए हैं, इनमें से किसी का भी प्रूफ जानने की जरूरत नहीं है तुम्हें, ये सब मैथमेटिकल थ्योरम्स के रिजल्ट हैं, फोरियर थ्योरम से निकाले गए हैं। फोरियर थ्योरम आपके कोर्स में नहीं है, उसके रिजल्ट को सिंपलीफाइड मैंने कर दिया है और ये रिजल्ट आपके काफी काम में आ जाएगा पीरियोडिक मोशन और नॉन पीरियोडिक मोशन पूछने के लिए, बताने के लिए। तो दिस इज ए वेरी गुड मेथड, ये पीरियोडिक है। और जितने भी आपके इक्वेशंस होंगे, अगर पता करना हो वो पीरियोडिक हैं या पीरियोडिक नहीं है, तो इससे आप पता कर सकते हैं कि बहुत अच्छा तरीका है। कोई कुछ कहना चाहते? सर लास्ट वाला पीरियोडिक कैसे है? ये वाला एक्चुअली बेटा ये पीरियोडिक है ना। 4 ना होता तब तो पीरियोडिक रहता ही, ये टर्म अपने आप को रिपीट करेगा तो 4 जुड़ेगा तो वो भी रिपीट हो जाएगा। ये नॉन पीरियोडिक हो जाएगा क्योंकि साइन वाला तो रिपीट करेगा लेकिन टी की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। तो अगर साइन कॉस के साथ कोई कांस्टेंट टर्म आ जाए तो उससे पीरियोडिसिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता। और सर वो जो सेकंड वाले में अगर उससे वहाँ पे कॉस भी होता तो वो पीरियोडिक नहीं होता? इसमें यस सर। कहाँ कॉस होता, एक कॉस और हो जाता है। यस सर। फर्क इससे पड़ रहा है बेटा, ये टी आ गया ना, इसने नॉन मतलब नहीं पीरियोडिक होता। बना दिया। तो सर इस केस में नहीं होता ना? नहीं होता, चाहे कॉस आ जाता तो भी नहीं होता। ये टी आ गया ना, यहाँ पे भी अगर हम 4t लिख दें तो ये पीरियोडिक नहीं रहेगा। यहाँ टी की जगह 1 लिख दें, कोई कांस्टेंट लिख दें, 10 लिख दें, 20 लिख दें,
ये पीरियाडिक हो जाएगा। समझ में आया? यस सर। कांस्टेंट टर्म की प्रेजेंस से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा, तो आपके पास ये टर्म है, मतलब अगर कोई पीरियाडिक फंक्शन है तो उसका पोजीशन इक्वेशन में सिर्फ साइन और कॉस के टर्म होने चाहिए, कांस्टेंट टर्म आ सकता है जिसमें टी ना इन्वॉल्व हो। लेकिन अगर कोई टर्म ऐसा आ गया जो साइन का है और कॉस का नहीं है लेकिन उसमें टी है, जैसे tan t ले लिया, e की पावर t ले लिया, log t ले लिया, तो वो मोशन पीरियाडिक नहीं होता है। पीरियाडिक मोशन के और क्वेश्चंस, एग्जांपल्स आप लोग अपने बुक से पढ़ सकते हैं। और नेक्स्ट होता है मेरे पास वाइब्रेशन एंड ऑसिलेशन। So it is a to and fro motion. About a fixed motion, about a fixed point. To and fro periodic motion. About a fixed point. इस फिक्स पॉइंट को हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन या मीन पोजीशन। तो जैसे फॉर एग्जांपल सिंपल पेंडुलम ले लीजिए। ये सिंपल पेंडुलम है, इसको अगर हम छोड़ देते हैं, यहां से वेलोसिटी दे दें, तो ये ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे आएगा। तो ये मेन पोजीशन है और जहां तक ये जा रहे हैं वो एक्सट्रीम पोजीशंस है। तो इसके अबाउट मोशन हो रहा है तो इट इज ए ऑसिलेशन। स्प्रिंग का एग्जांपल ले लीजिए। अब यहां से इसको दबा के छोड़ दीजिए तो ये ऐसे 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 मोशन करेगा। तो दिस इज वाइब्रेशन ऑफ ए स्प्रिंग। तो इसमें खास चीज क्या है कि टू एंड फ्रो किसी एक पॉइंट के इधर उधर मोशन होना चाहिए। इस बात से डिपेंड नहीं करता है कि ये स्ट्रेट लाइन में है कि किसी कर्ड पाथ पर है, टू एंड फ्रो मोशन होना चाहिए। ये एंगुलर ऑसिलेशन कहलाएगा, ये लीनियर वाइब्रेशन कहलाएगा। तो मतलब इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि वेदर पार्टिकल इज मूविंग ऑन ए स्ट्रेट लाइन और नॉट। एंड सेकंड थिंग इज दैट इन दोनों में क्या फर्क है भाई? वाइब्रेशन और ऑसिलेशन में कुछ फर्क है कि नहीं है? Any answer? Is there any difference between vibrations and oscillation? Sir, सर वाइब्रेशन सिर्फ टू और फ्रो मोशन होता है जबकि ऑक्सीलेशन टू एंड फ्रो मोशन एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे हो। नहीं, दोनों रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। ऑसिलेशन में सर ये होगा कि एक पोजीशन पे चलता रहेगा
पर वाइब्रेशन में वो एक्चुअल मूवमेंट दिखा देगा, वो जगह पे टिका नहीं रहेगा, आगे भी बढ़ सकता है, फिजिकल मूवमेंट दिखा सकता है। नहीं, सर वाइब्रेशन का टाइम पीरियड छोटा होगा। बस यही एक है। नॉर्मली जिसका टाइम पीरियड कम होता है या फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है उसको हम लोग वाइब्रेशंस कह देते हैं। इफ टाइम पीरियड इज लॉन्गर एंड फ्रीक्वेंसी इज लेस, उसको हम लोग ऑसिलेशन कह देते हैं। इसीलिए सिंपल पेंडुलम का ऑसिलेशन होता है, स्प्रिंग का वाइब्रेशन माना जाता है। और दोनों में कोई खास फर्क नहीं है, आगे बढ़ सकता है, पीछे बढ़ सकता है, स्ट्रेट लाइन होता है, ये सब कुछ नहीं है। वाइब्रेशंस मीन हाई फ्रीक्वेंसी। और ऑसिलेशन मीन्स लो फ्रीक्वेंसी। और किसी भी टाइप का वाइब्रेशन या ऑसिलेशन हो दैट कम्स इनटू द कैटेगरी ऑफ पीरियोडिक मोशन, यानी रिपीटिशन तो आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम होना ही चाहिए। अब देखो वाइब्रेशन और ऑसिलेशन में एक खास चीज आ जाती है, वो ये है, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स। कॉन्सेप्ट ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स। तो रिस्टोरिंग फोर्स कोई फोर्स नहीं होता है, ये नेट फोर्स होता है बेसिकली। सपोज ये स्ट्रेट लाइन है, दिस इज मीन पोजीशन O and these are extreme positions, suppose E1 or E2 है, and a particle is vibrating or performing to and fro motion like this. तो suppose particle is here, यहाँ particle है और ये इस तरफ जा रहा है, अभी v वेलोसिटी है इसकी, तो इस पर डेफिनेटली एक फोर्स इधर लगना चाहिए जो सेमीन पोजीशन की ओर। ना लगे तो क्या होगा, ये वापस नहीं आएगा, क्योंकि अगर वेलोसिटी है और फोर्स नहीं लग रहा है तभी लौट के थोड़ी ना आएगा, अपने कांस्टेंट वेलोसिटी से लगातार आगे बढ़ता जाएगा। और अगर फोर्स वेलोसिटी की ही तरफ हो तो फिर और तेजी से बढ़ेगा, फिर स्पीड भी बढ़ेगी, वापस नहीं आएगा। तो अगर ये राइट साइड में है, इस पर फोर्स लेफ्ट की ओर लगना चाहिए, मीन पोजीशन लेफ्ट की ओर है। हेलो, हाँ हाँ हाँ, 5 बजे आइए। हाँ हाँ करो। तो जब ये इधर जा रहा है, फोर्स इधर लग रहा है, तभी इसकी वेलोसिटी इधर लगातार कम होती जाएगी, यहाँ पे 0 हो जाएगी तभी लौटेगी। तो एक ये भी है कि एक्सट्रीम पोजीशन पर लो।
ये भी है कि वाइब्रेशन या ऑसिलेशन में एट एक्सट्रीम पोजीशन वेलोसिटी 0 होती है। तो यहाँ 0 हो गई तो फिर ये लौटा, फोर्स इधर ही लगेगा जिससे कि यहाँ तक पहुंच जाए। पर यहाँ पर मीन पोजीशन पर ये फोर्स इधर ही लगता रहेगा, तो यहाँ वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। एट मीन पोजीशन वेलोसिटी इज मैक्सिमम। लेकिन जब पार्टिकल इधर आ जाएगा तो फिर फोर्स इधर लगना चाहिए, क्योंकि वही चीज है, वेलोसिटी मैक्सिमम हो गई और इधर आप चल रहे हैं, तो अगर फोर्स इधर नहीं लगेगा, नहीं लगता है या लेफ्ट में लगता है, तो फिर पार्टिकल इधर से लौट के नहीं आएगा। तो सेम स्टोरी रिपीटेड होती है। तो मेरे पास along the line of motion, net force must be towards mean position. चाहे मीन पोजीशन की ओर या ऐसे कर लो, सपोज ये मैंने ओरिजिन मान लिया x बराबर 0, तो जब x पॉजिटिव है तो फोर्स निगेटिव है, लेफ्ट हैंड साइड में होगा, और अगर x निगेटिव है तो फोर्स पॉजिटिव होगा, तब फोर्स इधर रहेगा। तो यानी डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज negative direction of displacement. That's the story. It is not a new force. जो पार्टिकल पर फोर्स लग रहे होते हैं उन्हीं का रिजल्टेंट इस तरफ होना चाहिए। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। सपोज कर लीजिए कि ये हमारे पास दो फिक्स मास पार्टिकल हैं, m और n। ग्रेविटेशन लिया है, उसी का एग्जांपल ले रहे हैं। ये x बराबर 0 है, ये x बराबर a है, ये x इज इक्वल टू -a। तो सपोज यहां पर मैंने एक पार्टिकल लिया स्मॉल m मास का, यहां से y डिस्टेंस पे। अब इस पे नेट फोर्स किधर लगेगा? ये दोनों पार्टिकल इसको अट्रैक्ट करेंगे ऐसे, तो ये वाला फोर्स अगर F है तो ये भी फोर्स F होगा। दोनों की वैल्यू हम लिख सकते हैं Gmm अपॉन, अब ये तुम्हें डिस्टेंस चाहिए तो दिस इज x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। दोनों फोर्स मैग्नीट्यूड में बराबर हैं, अगर इनके कंपोनेंट कर दो तो x कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे, y कंपोनेंट बचेंगे। तो नेट फोर्स इधर लगा y डायरेक्शन में, तो नेट फोर्स है Gmm अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 2, एंड सपोज दिस एंगल इज थीटा, तो इधर का कंपोनेंट हो जाएगा cos थीटा, एंड cos थीटा इज y अपॉन √x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। अब इस फोर्स के इन्फ्लुएंस में आके ये चलना शुरू हो जाएगा, तो कहीं भी रहेगा ये कहानी रिपीट होगी, ये इधर ही लगेगा।
तो बढ़ता जाएगा, यहाँ पे मैक्सिमम वेलोसिटी आ जाएगी। फोर्स 0 हो गया क्योंकि तब एक फोर्स इधर लगेगा, एक इधर लगेगा, बट वेलोसिटी इज देयर, ये आगे बढ़ेगा तो अब भैया ये फोर्स ऐसे ऐसे लगेंगे, तो इनका रिजल्टेंट इधर जाएगा। तो ये बढ़ेगा तो आगे वेलोसिटी की वजह से, तब तक जब तक वेलोसिटी 0 नहीं हो जाती। यहाँ 0 हो गई, फोर्स इधर लग ही रहा था, जब ये इधर चला आएगा, फोर्स लगता रहा, स्पीड बढ़ती रही, यहाँ स्पीड मैक्सिमम हो गई। फिर अब यहाँ आ गया तो फोर्स 0 हो गया है, कैंसिल हो गया है, तो लेकिन वेलोसिटी की वजह से ये आगे बढ़ेगा, और आगे बढ़ेगा तो फिर वही फोर्स इधर लगने लगा, फिर थोड़ी दूर तक जाएगा, लौट आएगा। तो यानी ये ऐसे 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 चलेगा। तो कोई नया फोर्स नहीं है, ये जो सेंटर की ओर, मीन पोजीशन की ओर नेट फोर्स ये लग रहा है, यही हमारे पास रिस्टोरिंग फोर्स है, क्योंकि इसकी डायरेक्शन हमेशा इस पॉइंट ओ की ओर ही है। तो जब भी ये ऑसिलेशन या वाइब्रेशन होगा तो ये रिस्टोरिंग फोर्स डेफिनेटली लगेगा। अगर रिस्टोरिंग फोर्स नहीं होगा तो पार्टिकल ऑसिलेट या वाइब्रेट नहीं कर पाएगा। तो ये कहानी थी ऑसिलेशन और वाइब्रेशन की। इसमें खास चीज आई कि टू एंड फ्रो मोशन होता है, रिस्टोरिंग फोर्स होता है, always towards mean position, and number 3, speed is maximum at mean position, and 0 at extreme position. तो ये 4 पॉइंट्स हैं। फोर्स वेरिएबल भी हो सकता है, कांस्टेंट भी हो सकता है, डजंट मैटर। अब इसके बाद हम लोग आते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में बस एक चीज है कि सब कुछ लाइक वाइब्रेशन सारा ऑसिलेशन है। तो एनी वाइब्रेशन और ऑसिलेशन इन विच, मतलब सब कुछ है, motion about a fixed point to and fro, restoring force must be there, speed at mean position will be maximum, at extreme position will be minimum, but the in which restoring force is proportional to minus times displacement। यानी अगर ये पार्टिकल SHM कर रहा है और ये मीन पोजीशन है, and suppose particle is here at x distance from the mean position, तो यहाँ तो बहुत ही गंदी वैल्यू फोर्स थी, मीन पोजीशन से y दूरी पर था, तो ये फोर्स आया था 2gmm y अपॉन अंडर रूट
एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल क्यूब। इट इज ए वेरी स्ट्रेंज सिचुएशन, बट यहाँ पे ये फोर्स जो है नंबर 1 तो डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट यानी मीन पोजीशन की ओर होना चाहिए, और ये सम कांस्टेंट टाइम्स एक्स होना चाहिए। माइनस तो सिर्फ डायरेक्शन के लिए लगाया है कि मीन पोजीशन की ओर है, डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट है, ये एक्स होना चाहिए। क्योंकि दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेस्टोरिंग फोर्स, इसीलिए इसको सिंपल वर्ड से यूज कर दिया गया है। इसका फोर्स का एक्सप्रेशन सबसे सिंपल है, और जाहिर है कि अगर फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू माइनस सी एक्स है, एफ इज इक्वल टू माइनस सी एक्स है, तो एक्सेलरेशन भी ये हो जाएगा, ए बराबर माइनस सी बाई एम टाइम्स एक्स। तो चाहे एक्सेलरेशन के टर्म में एसएचएम बता दो, चाहे रेस्टोरिंग फोर्स के टर्म में बता दो कि पार्टिकल एक पॉइंट के अबाउट इधर उधर इस तरीके से मूव करे कि किसी भी पोजीशन पर उसका एक्सेलरेशन उसके डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में हो, यानी मीन पोजीशन की ओर हो, और साथ ही डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनलिटी हो। अब हमारे पास ये मालूम हो गया है कि अगर ये एसएचएम है एंड पार्टिकल इज हियर at x distance from the mean position, so your acceleration will be minus c by m into x, और c by m को हम लोग ओमेगा स्क्वायर लिख देते हैं। कुछ लोग जानते होंगे ये क्या है, कुछ लोग नहीं जानते होंगे ये क्या है, we will define it, बट वो सी बाई एम को ओमेगा स्क्वायर लिख देते हैं। तो ए को लिख दिया मैंने डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, क्योंकि ए बराबर होता है डीवी बाई डी टी, और v बराबर होता है डी एक्स बाई डी टी। तो a बराबर d बाई डी टी ऑफ d बाई डी टी ऑफ x, यानी x का ये डबल डेरिवेटिव है। तो अब इसको इस तरीके से लिखते हैं, डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो ये बना डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0, और इसको हम लोग कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब यहां पर मैं आपको एक चीज बताऊंगा, ये थोड़ा सा तुम्हें रटना पड़ेगा, कि जो हमने ये लिख लिया है डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है सेकेंड ऑर्डर का, और बेटा इसका सल्यूशन आप लोग याद कर लो, क्योंकि ये बहुत जगह काम में आएगा। और क्या होता है, x बराबर a क्या होगा साइन ओमेगा टी और प्लस सम कांस्टेंट, उसको हम फाई लिख देंगे। इसको बिल्कुल तुम रट लो, चाहे जिस तरीके का हो वेरिएबल। जैसे मान लो तुम्हारे पास है डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स बराबर 0। तो x का रोल y प्ले कर रहा है, और यहाँ y आ जाएगा, और t का रोल x प्ले कर रहा है। तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा y बराबर a साइन ओमेगा x और प्लस एक कांस्टेंट फाई।
ये तुम्हें कैपेसिटेंस में मिलेगा, ये तुम्हें इंडक्टर में मिलेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में मिलेगा, अल्टरनेटिंग करंट में मिलेगा, रेडियो एक्टिविटी में मिलेगा, बहुत बार मिलने वाला है ये आगे, तो इसको अभी से याद कर लो। ओमेगा तो यही है, ओमेगा को हम लोग कहते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी यानी 2πn। वेयर n इज द फ्रीक्वेंसी, मतलब अगर एक पार्टिकल 1 सेकंड में n ऑसिलेशन पूरा करता है तो वो फ्रीक्वेंसी है, तो ये ओमेगा टर्म 2πn के बराबर होता है, और इसको तुम n की जगह 1/t भी लिख सकते हो, तो ये ओमेगा है। और a और जो फाई हैं, these are constants, arbitrary constants which depends upon initial conditions। इसको कैसे निकाला जाता है बताएंगे। इनिशियल कंडीशंस, यहां पर वैसे ए एम्पलीट्यूड भी होता है, ए इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स होता है। तो इसको अगर आप याद कर लोगे ना तो आपको बहुत काम में आएगा ये। तो अभी एक क्लास आपकी कल लगवानी है, और कल आपको कुछ क्वेश्चंस ग्रेविटेशंस के अच्छे वाले भी भेजने हैं, और एसएचएम मैंने शुरू कर दिया है, 2-3 टर्न में ये भी खत्म हो जाएगा। भूमिका बनाने में देर लगती है, बाकी एसएचएम में हमारे पास ऐसी ट्रिक्स हैं, एक बार फंडा क्लियर हो जाए तो लंबा लंबा क्वेश्चंस भी बहुत जल्दी हो जाएगा। तो ओके बेटा, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू बेटा।